शशि थरूर और अरविंद केजरीवाल पर रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगे हैं। रिश्वत की यह घटना तब की है जब देश कोरोना जैसी महामारी की चपेट में था और उससे बचाव के लिए कोई वैक्सीन नहीं थी। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द वैक्सीन वॉर रिलीज हो चुकी है। सच्ची घटनाओं पर आधारित अपनी फिल्मों के अलावा विवेक अग्निहोत्री अपने बयानों को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों ने स्वदेशी टीकों के बजाय विदेशी टीकों को बढ़ावा देने के लिए रिश्वत ली थी, जिसके बाद शशि थरूर ने एक्स के जरिए कहा कि वे इस पूरे मामले पर लीगल राय ले रहे हैं। ये बात तो सही है कि भारतीय वैक्सीन के खिलाफ विपक्ष और खासतौर से कांग्रेस ने अभियान ही छेड़ा था और तब सब के सब विदेशी वैक्सीन की तारीफ कर रहे थे और भारत में बनी वैक्सीन को सबसे खराब बता रहे थे। विवेक अग्निहोत्री की यह फिल्म कोरोना महामारी के वक्त बनी वैक्सीन की कहानी पर आधारित है। विवेक अग्निहोत्री का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कहते दिख रहे हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग पैसे लेकर जवान जैसी फिल्मों को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात से दिक्कत है कि निर्वाचित प्रतिनिधि राष्ट्र के खिलाफ किए जाने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए रिश्वत ले रहे हैं। जब इंटरव्यू लेने वाले ने उनसे पूछा कि ये बात वो किसके लिए बोल रहे हैं, इस पर विवेक अग्निहोत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और शशि थरूर का नाम लिया। ये सब कहने के बाद विवेक अग्निहोत्री ने कहा वह सिर्फ सच्चाई बता रहे हैं। इतना ही नहीं, फिल्म मेकर का यह भी कहना है कि द वैक्सीन वॉर से उन्हें कुछ डिटेल्स हटाने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन सेंसर्स किए गए हिस्सों को अंतर्राष्ट्रीय कट में देखा जा सकता है। अग्निहोत्री का मानना है कि महामारी के दौरान सरकार के खिलाफ जाने के लिए कुछ व्यक्तियों द्वारा रिश्वत ली गई थी। विवेक अग्निहोत्री के इस आरोप के बाद शशि थरूर ने अपने ट्विटर हैंडल पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिख दिया जिसमें उन्होंने अग्निहोत्री के बयान को पब्लिसिटी स्टंट बताया। उन्होंने लिखा कि यह स्पष्ट रूप से प्रचार के लिए एक सस्ता प्रयास है, लेकिन चिंता की बात यह है कि जब झूठ बराबर दोहराया जाता है तो कुछ लोग उस पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। मैं कानूनी सलाह ले रहा हूं। विवेक अग्निहोत्री अपनी ब्लॉकबस्टर हिट द कश्मीर फाइल्स की सफलता के बाद वो द वैक्सीन वॉर लेकर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस और ममता बनर्जी सरकार के बीच 36 का आंकड़ा है। इस बीच राज्यपाल के फोन को टैप कर ट्रैक किया जा रहा है और इस बात की भनक लगते ही राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा कि उन्हें डर है कि उन्हें ट्रैप और ट्रैक किया जा रहा है। राज्यपाल ने राजभवन में जैमर लगाने सहित अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली के लिए अनुरोध किया है। सूत्रों का कहना है क्षेत्र की डीबगिंग की जा रही है। अनुरोध इसलिए राज्यपाल ने केंद्र सरकार से किया कि राजभवन की पहली मंजिल से जहां आवासीय क्वार्टर और दूसरे ऑफिसेज हैं, वहां से कोलकाता पुलिस के कर्मचारियों को हटाया जाए। उनकी जगह सीआरपीएफ से लिए गए अपने निजी सुरक्षा गार्ड्स को तैनात किया जाए। राज्यपाल चाहते हैं कि कोलकाता पुलिस केवल राजभवन के ग्राउंड फ्लोर पर रहे। उन्होंने कहा कि पिछले राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान कोलकाता पुलिस के जवान केवल राजभवन के ग्राउंड फ्लोर तक ही सीमित थे। राजभवन में तैनात पुलिस कर्मचारियों में लगातार फेरबदल किया जाना चाहिए। जनवरी में राज्यपाल सीवी आनंद बोस को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा Z+ सुरक्षा दी गई थी, जो उन्हें केंद्रीय बलों से ली गई व्यक्तिगत सुरक्षा देती है। राज्यपाल की सिफारिश के मद्देनजर कोलकाता पुलिस ने सीआरपीएफ के साथ एक संयुक्त सुरक्षा बैठक की और भवन की पहली मंजिल पर राज्यपाल के कार्यालय और पुस्तकालय के बाहर अर्धसैनिक बल के एक वरिष्ठ अधिकारी अपने 2 अधिकारियों को तैनात करने का निर्णय लिया गया। फिलहाल राजभवन में लगभग 60 कोलकाता पुलिस कर्मचारी तैनात हैं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस और ममता बनर्जी के बीच विवाद गहराता रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर आरोप लगाया था कि वे राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को रोक रहे हैं, जिसके बाद दोनों के बीच काफी तनातनी देखने को मिली। मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया था कि राज्यपाल राज्य के स्कूल्स, कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों के कामकाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कामकाज में हस्तक्षेप करना जारी रखेंगे तो हम फंड्स रोक देंगे। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी तूल पकड़ती जा रही है। अब इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी एंट्री हो गई है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का मामला खटाई में पड़ता दिख रहा है। वैसे भी 2 विरोधी पार्टियों के बीच गठबंधन होना पहले से ही मुश्किल था, लेकिन जिस तरह से पंजाब सरकार ने खैरा को गिरफ्तार करवाया, उसके बाद दोनों पार्टियों के बीच का मामला काफी बिगड़ गया है। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी और जो अन्यायी हैं वे अधिक समय तक जीवित नहीं रहते। पंजाब में पार्टियों के बीच तकरार और अब कांग्रेस अध्यक्ष की टिप्पणी से विपक्ष गठबंधन में दरारें गहराने का खतरा है, जो एकजुट विपक्ष को पेश करने और सबसे महत्वपूर्ण अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने की महत्वाकांक्षा के साथ बनाया गया था।
विवाद की शुरुआत कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी से हुई, जो पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और आम आदमी पार्टी के साथ किसी भी गठबंधन के मुखर विरोधी हैं। गिरफ्तारी 2015 में ड्रग तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित एक मामले में हुई। कांग्रेस नेता ने आम आदमी पार्टी पर खून की प्यासी होने का आरोप लगाया। खैरा ने टिप्पणी की कि मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर वे मुझे शारीरिक रूप से खत्म कर दें। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि मामले में ताज़ा सबूत सामने आए हैं और कानून सभी के लिए समान है, चाहे वह किसी भी पार्टी का सदस्य हो। छत्तीसगढ़ में एक कार्यक्रम के बाद खैरा की गिरफ्तारी के बारे में पूछे जाने पर खड़गे ने कहा कि उन्हें अभी तक जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि वह बेंगलुरु से सीधे वहां आए हैं। उन्होंने कहा कि मैं इसकी जानकारी लूंगा, लेकिन मामला कुछ भी हो, अगर कोई अन्याय करता है तो वह ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाता। अगर कोई हमारे साथ अन्याय करेगा तो हम उसे बर्दाश्त करने वालों में से नहीं हैं। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने इस कार्रवाई की निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। वड़िंग ने कहा कि वे विपक्ष को डराने धमकाने का एक प्रयास कर रहे हैं। पंजाब कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा की हालिया गिरफ्तारी से राजनीतिक प्रतिशोध की बू आती। केंद्र की कोशिशों के बाद भी पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नेताओं में समझौता नहीं हो पा रहा है। ये दोनों पार्टियां गठजोड़ के बैनर तले 2024 के चुनावों में इकट्ठा लड़ने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन पंजाब में बढ़ रही तकरार केंद्र में भी रिश्तों को कमजोर कर रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व भले ही गठबंधन के लिए खींचतान कर रहे हों, लेकिन खैरा की गिरफ्तारी ने पंजाब में नेताओं के बीच तकरार बढ़ा दी। ऐसे में चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों का एक साथ काम करना विशेष रूप से चुनावी अभियान के दौरान असंभव होता दिख रहा है। चुनाव से पहले गठबंधन में ज्यादातर सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हो रही है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या दोनों पार्टियां पंजाब में पैदा हुए हालातों के बीच 13 लोकसभा सीटों का बंटवारा कर पाएंगी। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बिहारी पीएम की बात कहकर लालू यादव ने एक बार फिर नीतीश कुमार के अरमानों को हवा दे दी है। हालांकि जेडीयू के नेता समय समय पर नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन का पीएम फेस बताते रहे हैं, लेकिन काफी दिनों के बाद आरजेडी ने भी नीतीश कुमार को पीएम फेस बनाए जाने की मांग कर डाली। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों ने गठबंधन तो बना लिया, लेकिन चेहरा फाइनल नहीं किया। वजह ये कि विपक्षी गठबंधन में राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार जैसे कई नेता पीएम फेस के दावेदार हैं और आम आदमी पार्टी से लेकर टीएमसी, कांग्रेस से लेकर जेडीयू तक सभी ने अपने अपने नेता का नाम पीएम फेस के लिए आगे बढ़ा दिया है। लेकिन गठबंधन का नेता कौन होगा, इस सवाल पर खुद गठबंधन के नेता भी चुप्पी साधे हुए हैं। एक तरफ जेडीयू के बाद आरजेडी के कुछ नेता भी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ गठबंधन के ही नेता इसका विरोध कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ शब्दों में तो नहीं कहा, लेकिन वो किसी व्यक्ति विशेष की बात करने के खिलाफ हैं। मतलब कि पीएम फेस को लेकर केजरीवाल ने नीतीश कुमार को अपनी तरफ से ना कह दिया। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। वे नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के बिल्कुल खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि हमें देश में ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें सभी 140 करोड़ लोग प्रधानमंत्री हों। हमें किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करनी चाहिए। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के बारे में पूछे जाने पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि समय दीजिए, ये भी हो जाएगा। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल घोषित करते रहे हैं। जदयू के कई नेता ये कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आमतौर पर गाहे बगाहे इसका विरोध होता रहा है। हालांकि अब खुद राजद के नेता भी नीतीश को प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। राजद को लगता है कि नीतीश कुमार अगर केंद्र की राजनीति करेंगे तो शायद बिहार की कुर्सी उनके नेता को मिल जाएगी। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने इस बार मोर्चा संभाला है। भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं और इस बार प्रधानमंत्री बिहार का ही होना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार भी कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। जब तक सब कुछ तय नहीं हो जाता तब तक वे सीएम की कुर्सी आरजेडी के लिए खाली नहीं करने वाले, क्योंकि वह भी जानते हैं कि उनके लिए दिल्ली काफी दूर है। अगर गठबंधन के दल नीतीश कुमार के नाम पर तैयार हो भी गए तो पीएम इन वेटिंग बनकर भी कुछ हासिल नहीं होगा। इसके लिए आरजेडी और नीतीश कुमार दोनों को चुनाव के नतीजों का इंतजार करना होगा और सीएम बनने के लिए तेजस्वी यादव को भी। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सीबीआई ने जिस तरीके से मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी, ठीक उसी अंदाज में अब उसने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच शुरू कर दी है।
और मजे की बात यह कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के बचाव में आम आदमी पार्टी तर्क देती रही कि बीजेपी दिल्ली के लोगों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित करना चाहती है, केजरीवाल के बचाव में भी पार्टी ने वही पुराने घिसे पिटे तर्क दिए। अरविंद केजरीवाल इसी वजह से सामने आए। पहले सिसोदिया और जैन को कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट बांटने वाले केजरीवाल ने अब खुद को सर्टिफिकेट दे डाला। ये सब तब किया जब सीबीआई ने प्रारंभिक जांच ही शुरू की है। कानूनी रूप से प्रारंभिक जांच कोई आपराधिक मामला नहीं है, लेकिन केजरीवाल इतने में ही हड़बड़ी दिखाने लगे तो इसके पीछे भी वजह यही है। सीबीआई और जांच एजेंसी धीरे धीरे भगवंत मान की भी घेराबंदी में जुटी हैं। एक स्टिंग ऑपरेशन में अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले के अंदर की तस्वीर सामने आई थी और बताया गया कि वहां रेनोवेशन के नाम पर रिकंस्ट्रक्शन किया गया। खजाने से 45 करोड़ लगाए गए। स्टिंग ऑपरेशन के बाद रेनोवेशन के आरोपों की दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने अपने स्तर पर जांच की थी। मुख्य सचिव की जांच के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई निदेशक को 5 पेज का एक पत्र लिखा था और ये सब उसी के आधार पर हो रहा है। दिल्ली शराब नीति को लेकर भी जांच इसी तरीके से आगे बढ़ी थी। पहले सीबीआई ने छापा मारकर मनीष सिसोदिया के घर, बैंक और जांच पड़ताल और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाना बड़ी बात नहीं होती। अगर केजरीवाल वास्तव में कट्टर ईमानदार हैं, तो सीबीआई क्या दुनिया की कोई भी जांच एजेंसी उनका बाल भी बांका नहीं कर सकती। अब अरविंद केजरीवाल खुद मैदान में आ चुके हैं। सीबीआई एक्शन के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार बताया। दिल्ली शराब नीति की जांच के सिलसिले में ही सीबीआई ने पंजाब एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग के 10 अफसरों को दिल्ली तलब किया है। अफसरों को अपना बयान दर्ज कराने के लिए दिल्ली बुलाया गया है। पंजाब के अफसरों का बयान भी दर्ज किए जाने का मतलब तो यही हुआ। जांच एजेंसीज के कदम धीरे धीरे वहां के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ बढ़ रहे हैं। दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी का सबसे ज्यादा प्रभाव पंजाब में ही है। दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है। निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल और उनकी लीगल टीम के कान तो खड़े हो ही गए होंगे। जैसे सीबीआई ने मुख्यमंत्री आवास में कराए गए काम को लेकर दिल्ली के पीडब्ल्यूडी विभाग से कागज मांगा है, पंजाब के अफसरों का बयान दर्ज कराया जाना भी तो वैसा ही तरीका है। ऐसा लगता है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के बाद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें तो बढ़ने वाली हैं और भगवंत मान पर भी जांच की आंच पड़ने वाली है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी को 2024 में मात देने का सपना देख रहे विपक्षी गठबंधन की हालत अंदर ही अंदर पतली होती जा रही है। न तो किसी कमेटी की कोई बैठक हो रही है और न ही रैली की तारीख और जगह तय हो पा रही है। न सीट शेयरिंग का मामला तय हो पा रहा है, न ही पीएम फेस का। कुछ कमेटियां भी बनी तो आधी अधूरी। सीपीएम ने तो सभी कमेटी से किनारा कर लिया और ममता बनर्जी ने एक कमेटी को छोड़कर किसी कमेटी के लिए नेताओं का नाम नहीं दिया। लेकिन एक बात जरूर है कि ऐसे गठबंधन के दल आपस में ही एक दूसरे से भिड़े पड़े हैं, जिससे अगला लोकसभा चुनाव जीतने के दावे करने वाले विपक्ष में मतभेद भी खुलकर सामने आने लगे हैं। पटना, बेंगलुरु, मुंबई में विपक्ष की बैठकों में शामिल होकर बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ने और सीटों के बंटवारे पर फोकस किया गया था। लेकिन पिछले 2 हफ्ते से गठबंधन की कोई गतिविधि नहीं दिख रही है और न ही आगे की कोई रूपरेखा ही नजर आ रही है। यहाँ तक कि दिल्ली में गठबंधन का दफ्तर खोला जाना था, अब तक उसका कोई अता पता ठिकाना नहीं। गठबंधन के लोगों का भी कहीं कोई ठिकाना नहीं है। यही नहीं, भोपाल में प्रस्तावित रैली तो रद्द हो गई, लेकिन अगली रैली कब और कहां होगी ये भी तय नहीं हो पा रहा है। अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में प्रचार शुरू कर चुके हैं और अरविंद केजरीवाल की पार्टी पंजाब में कांग्रेस के साथ 2-2 हाथ कर रही है। शरद पवार के घर पर 13 सितंबर को हुई समन्वय समिति की बैठक के बाद इसके सदस्य दोबारा नहीं मिल सके, जबकि तय ये हुआ था कि बैठकों के बीच ये कमेटी सीट बंटवारे सहित अन्य लंबित मुद्दों पर चर्चा करती रहेगी। बीजेपी के मुकाबले के लिए खुद को तैयार बताने वाले गठबंधन में अब भी कई पेंच हैं जो सुलझाने बाकी हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या सीट बंटवारे की है। आपसी मतभेद का आलम यह है कि मुंबई बैठक में अघोषित कमेटियों में एक को छोड़कर बाकी किसी कमेटी में टीएमसी ने कोई प्रतिनिधि नामित नहीं किया। यही हाल लेफ्ट का भी है। ऐसे में आधी अधूरी तैयारी के साथ विपक्षी गठबंधन कैसे लड़ेगा, और जब पूरी तैयारी से लड़ेगा ही नहीं तो कैसे जीतेगा। गठबंधन में इस वक्त आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब के मुद्दे पर आमने सामने हैं, तो सीट बंटवारे पर सपा और कांग्रेस में यूपी में जुबानी जंग चल रही है। केजरीवाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ऐसी तैसी कर रहे हैं। उधर बिहार में मनोज झा के ठाकुर वाले भाषण के बाद आरजेडी और जेडीयू के नेताओं के बीच बयानों के तीर चल रहे हैं। ऐसे में गठबंधन दलों के बीच सबसे बड़ी चुनौती सबसे पहले खुद के ही सहमति के साथ साथ एक साथ खड़े होने की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।
अशोक गहलोत सरकार के आपदा राहत मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कांग्रेस के लिए विपदा बुला ली है। अपने घर आए किसानों पर वे इतना भड़के कि कह डाला कि जाओ बीजेपी को वोट दे देना, बात खत्म। मंत्री मेघवाल उस समय इतना गुस्सा हो गए कि जब उनके रायपुर स्थित सरकारी बंगले पर क्षेत्र के किसानों के एक समूह ने खाजूवाला और छतरगढ़ को अनूपगढ़ में शामिल करने के मुद्दे पर नाराजगी जताई। मंत्री मेघवाल को किसानों ने कहा कि 4.5 महीने से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार हमारी नहीं सुन रही है, इससे किसान नाराज हैं। इस पर मेघवाल ने कहा कि नाराज होकर चले जाओ और वोट बीजेपी को दे देना, बात खत्म। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गोविंद राम मेघवाल के बीजेपी को वोट देने वाले बयान पर तंज कसा है। शेखावत ने कहा कि कांग्रेस के भीतर भारी फूट है, चुनाव के बाद पार्टी टूट भी सकती है। शेखावत ने कहा कि सुन लें कांग्रेसी बहन भाई, राजस्थान कांग्रेस कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष ने कह दिया है कि मुझसे नाराज हो तो बीजेपी को वोट दे देना। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार बहन बेटियों का जीना मुहाल करती है, खराब कानून व्यवस्था विकास में पीछे, आपस की लड़ाई में आगे, पेपर लीक और योजनाओं में ठगी करने वाली अपनी ही सरकार से कांग्रेसी भी तंग आ चुके हैं। कांग्रेस के भीतर भारी फूट है, चुनाव के बाद पार्टी टूट भी सकती है। पिछले लंबे समय से खाजूवाला और छतरगढ़ में आंदोलन चल रहा है। दोनों तहसीलों को अनूपगढ़ के बजाय वापस बीकानेर में शामिल किए जाने की मांग की जा रही है। मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने किसानों को इसका आश्वासन भी दिया था कि मुख्यमंत्री इसकी जल्दी घोषणा कर देंगे। जिला बनाने वाली कमेटी के समन्वयक राम लुभाया से भी मुलाकात की गई। उस समय उम्मीद थी कि जल्द ही किसानों की ये मांग पूरी हो जाएगी। किसानों ने 1 महीने से बंद बाजार को वापस खुलवा भी दिया, लेकिन धरना जारी रखा। अब तो कोई निर्णय नहीं होने से छतरगढ़ और खाजूवाला क्षेत्र के किसान नाराज हो ही गए। आचार संहिता लगने वाली है, ऐसे में उनका धैर्य जवाब दे रहा है और इसलिए किसान, मंत्री और क्षेत्र के विधायक गोविंद राम मेघवाल से मिलने जयपुर पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब तक निर्णय नहीं होने से नाराजगी है। मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा, 4.5 महीने के आंदोलन से क्या हुआ, अब नाराज होकर चले जाओ और वोट बीजेपी को दे देना, बात खत्म। गहलोत सरकार में मंत्री गोविंद राम मेघवाल इससे पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को हटाने के लिए कानून हाथ में लेना पड़ा तो वो भी लेंगे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर भी पूर्व में वो कई बार टिप्पणी कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जगदीप धनखड़ ने अशोक गहलोत को मुश्किल में डाल दिया। 1 महीने में राजस्थान में 7 बार दौरा और 25 कार्यक्रमों में शामिल होकर उपराष्ट्रपति ने कांग्रेस की धड़कनें बढ़ा दी हैं। पिछले 30 दिन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान का 7 बार दौरा किया है। इस दौरान वे 10 जिलों में गए। उपराष्ट्रपति के राजस्थान दौरे पर सीएम अशोक गहलोत ने सवाल उठाए हैं। ये पहली बार है कि किसी उपराष्ट्रपति का उसके अपने गृह राज्य का दौरा, जिसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि 27 अगस्त से 27 सितंबर तक उपराष्ट्रपति राजस्थान के अलावा सिर्फ महाराष्ट्र के दौरे पर गए हैं। भारत में उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है और संविधान के अनुच्छेद 63 में कामकाज के बारे में बताया गया है, इसलिए उनकी सभी यात्राएं सरकारी ही रहती हैं। यात्रा में प्रोटोकॉल का पालन भी किया जाता है। हालांकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक कार्यक्रम में कहा था कि राजस्थान मेरा घर है, इसलिए यहाँ प्रोटोकॉल की ज्यादा जरूरत नहीं है। असल में जगदीप धनखड़ अपने कार्यक्रमों में राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करते हैं। इससे कांग्रेस को ये डर सताने लगा कि कहीं बीजेपी इस चुनाव को राष्ट्रीय न बना दे। दूसरी बात ये कि जहां जहां जगदीप धनखड़ गए वो जाट बाहुल्य इलाका है। गहलोत को अपने जाट वोट के खिसकने का डर है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 27 सितंबर को भी राजस्थान आए। पिछले 1 महीने में यह पहला मौका था जब उपराष्ट्रपति 5 जिलों के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। 27 सितंबर को धनखड़ का स्वागत केंद्रीय मंत्री और बीजेपी मैनिफेस्टो समिति के सदस्य अर्जुन राम मेघवाल ने किया। जगदीप धनखड़ पिछले 1 महीने में चित्तौड़गढ़, भरतपुर, कोटा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, बालतोड़ा, दुदू, टोंक और झुंझुनू के दौरे पर गए हैं। इनमें से बीकानेर, झुंझुनू, जयपुर, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, टोंक, जोधपुर और भरतपुर में जाटों का दबदबा है। इन जिलों में 25.30% जाट समुदाय की आबादी है। धनखड़ भी जाट समुदाय से ही आते हैं और इन जिलों में विधानसभा की करीब 60 सीटें हैं, जिसमें से 2018 में बीजेपी को सिर्फ 15 सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस को ये लगता है कि धनखड़ के बार बार आने से जाटलैंड में माहौल बदल सकता है।
कांग्रेस राजस्थान के विधानसभा चुनाव को स्थानीय बनाने पर जोर दे रही है, वहीं बीजेपी इस बार प्रधानमंत्री के चेहरे को आगे कर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में धनखड़ की भूमिका ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। धनखड़ अपने कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर बात करते हैं। अपने भाषण में धनखड़ नया भारत और किसानों पर अधिक फोकस कर रहे हैं। धनखड़ उपराष्ट्रपति से पहले बंगाल के राज्यपाल थे, जहां उन पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगता रहा है। अशोक गहलोत ने इसी वजह से कहा कि चुनावी महीने में बार बार उपराष्ट्रपति राजस्थान आ रहे हैं, एक दिन में 5-5 कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, इसका कोई तुक नहीं बनता। क्या तुक है? राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, आप बार बार आएंगे तो लोग क्या समझेंगे आपके बारे में? किसी की भी सरकार हो, संवैधानिक संस्थानों का मान और सम्मान होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।